दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने गोल्ड रॉजर और ओडेन की बैक स्टोरी के साथ साथ देखा कि हमारी जो ओनिगाशिमा की फाइनल वॉर है वो फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और इस वॉर के स्टार्टिंग में ही लूफी अपने जबरदस्त रेड रॉक गन से काइडो पे हमला करके उसको वहीं पे गिरा देता है, जिसके बाद वो काइडो और बिग मॉम दोनों को अपना नाम बताते हुए बोलता है कि वो आगे चल के किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। दोस्तों लूफी से मुक्का खाने के बाद काइडो को लूफी के पीछे ओडेन, गोल्ड रॉजर, व्हाइट बियर्ड, सैंक्स और रॉक डी ज़ेबेक की परछाई देखता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि काइडो से इक्वल ग्राउंड में फाइट करके उसको हरा सकते हैं। अब भाई काइडो का यहाँ पे काफी तेज दिमाग खराब हो जाता है और वो सीधा लूफी पे अटैक करने जाता है, जिसको लूफी डॉज कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ से बिग मॉम भी लूफी पे प्रोमीथियस से अटैक करने के लिए आती है, लेकिन प्रोमीथियस को बीच में से एक जोरो काट देता है, जिसके बाद काइडो फिर से लूफी पे अटैक करने का अटेम्प्ट करता है, बट इस बार लॉ अपने डेविल फ्रूट की पावर से लूफी को बचा लेता है। जिसके बाद लूफी, लॉ और किड एक साथ मिलके काइडो के ऊपर एक जोरदार अटैक करते हैं। कुछ टाइम बाद काइडो भी भाई इस फाइट को सीरियस लेना स्टार्ट कर देता है और अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी काइडो की यहाँ पे धुलाई रुकती नहीं है, क्योंकि तीनों मिलके यहाँ पे काइडो की बैंड बजा रहे थे। वहीं बिग मॉम भाई ज़्यूस का इस्तेमाल करके यहाँ चारों तरफ लाइटनिंग स्ट्राइक करवा देती है, जिससे हमारे सारे साथियों की यहाँ पे भाई हालत खराब हो जाती है। बट जो हमारा लूफी रहता है उसका कुछ नहीं होता है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे रबर के बने हुए हैं और रबर पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई असर नहीं होता। तो लूफी यहाँ पे काइडो की बैंड बजाना कंटिन्यू रखा ही रहता है। लेकिन जब लूफी यहाँ पे काइडो पे अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है तो उसकी हाकी यहाँ पे पूरी की पूरी डिप्लीट हो जाती है और वो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद काइडो लूफी को वहाँ खाने की कोशिश करता है, बट जोरो यहाँ पे एनमा का इस्तेमाल करके काइडो को वहीं पे काट देता है। दोस्तों काइडो ने यहाँ पे जोरो के हाथ में मौजूद एनमा में ओडिन की प्रेजेंस को महसूस कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करके जोरो यहाँ पे ओडिन की ही तरह काइडो की स्किन को काट देता है। दोस्तों कैसल के अंदर परफॉर्मेंस हॉल में चॉपर यहाँ पे ओनी वायरस के एंटीडोट पे काम कर रहा होता है। उसी बीच दोस्तों हीग्रो पे एक इन्फेक्टेड बंदा आके बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से ओनी वायरस हीग्रो पे भी स्प्रेड हो जाता है। बट दोस्तों इसके साइड इफेक्ट से हीग्रो वापस से अपनी प्राइम फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद वो और ड्रेक मिलके यहाँ चॉपर को डिफेंड करते हैं और साथ ही साथ सारे ओनी माबांसु के मेंबर्स को हरा देते हैं। अब ये सब देख के क्वीन का यहाँ पे दिमाग खराब होता है और वो हीग्रो पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट मार्को आके उसको वहाँ प्रोटेक्ट कर लेता है। जिसके बाद मार्को अकेला यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों से फाइट करता है और चॉपर से बोलता है कि जितना हो सके जल्दी एंटीडोट को रेडी करो। लेकिन दोस्तों इसी बीच हीग्रो के बॉडी पे ओनी वायरस पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाता है और खुद को वहीं पे मारने का फैसला करते हैं, बट चॉपर यहाँ पे एंटीडोट को सक्सेसफुली बना लेता है और अपने चॉपर फेस नेबुलाइजर से उस एंटीडोट को हर तरफ स्प्रेड कर देता है। वहीं फ्रैंकी तोबिरोपो के एक मेंबर ससाकी से फाइट करता है और सांजी ब्लैक मारिया के कब्जे में आ जाता है। अब भाई सांजी जो है वो ठहरा एक ट्रू जेंटलमैन जो कि लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, तो वो यहाँ पे अपनी मदद के लिए रॉबिन को पुकार लगाता है। तो सांजी के बुलावे पे रॉबिन चली आती है और आते ही यहाँ पे ब्लैक मारिया को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद ब्रूक भी आता है और सांजी को यहाँ पे फ्री कर देता है। दूसरी तरफ दोस्तों कैरेट यहाँ पे अपने सूलोंग फॉर्म में पेरेस्पेरो से फाइट कर रही थी, तो वो यहाँ पे जब अपने फाइनल अटैक से पेड्रो का बदला लेने ही वाली थी कि उसी वक्त दोस्तों कैरेट का सूलोंग फॉर्म वहीं पे गायब हो जाता है, क्योंकि चांद को बादलों ने ढक लिया था, जिसका फायदा उठा के पेरेस्पेरो यहाँ वांडा और कैरेट दोनों को हरा देता है। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि CP0 के कुछ एजेंट इस वक्त ओनिगाशिमा में मौजूद हैं, जो कि इस पूरी वॉर पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मोमोनोसुके को प्रोटेक्ट करने के लिए यामातो उसको अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेती है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ओरोची अभी भी जिंदा है और वो यहाँ पे अपने साथी फुकुरो कोजो के साथ मिलके ओनिगाशिमा के कैसल पे आग लगा देता है। तो भाई ये जो ओरोची है ये अपने डेविल फ्रूट की मदद से 8 सर वाले ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसी वजह से इसकी 8 लाइफ्स हो जाती हैं, तो इसको मारने के लिए इसके 8 के 8 सरों को काटना पड़ेगा। वहीं दूसरा आकाजाया 9 के मेंबर्स को एक मिस्टीरियस पर्सन आके हील कर देता है। दोस्तों वहीं पे अचानक से आकाजाया 9 के सामने ओडिन आ जाता है, लेकिन ये दोस्तों असली ओडिन नहीं होता। दरअसल ये तो कांजीरो की पेंटिंग होती है और हमको पता चलता है कि भाई कांजीरो अभी भी जिंदा है, जो कि मोमोनोसुके को मारने के लिए ढूंढ रहा है। यही भाई जो नकली ओडिन भाई साहब हैं ये यहाँ सारे आकाजाया 9 के मेंबर्स को बम से वहीं पे ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे आशुरा डोजी खुद को सेक्रीफाइस करके बचे हुए आकाजाया 9 के मेंबर्स को वहां से बचा लेता है। जिसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं मोमोनोसुके को बचाने के लिए, बट रास्ते में उनको जैक मिल जाता है, जिससे डॉग स्टॉर्म वहीं पे फाइट करने के लिए रुक जाता है। आगे चल के बचे हुए आकाजाया 9 के मेंबर्स का सामना ओरोची और फुकुरो कोजो से होता है, जहां
यहाँ पे ओरोची के बचे हुए सारे सरों को आकाश 99 के मेंबर्स वहीं पे काट देते हैं और राइजो फुकुरो कोजो से वहाँ फाइट करने के लिए रुक जाता है। वहीं ओनिगाशिमा की टॉप पे बिग मॉम और काइडो मिलके एक साथ पावरफुल अटैक करते हैं जिसको जोरो बहुत ही मुश्किल से रोक लेता है, लेकिन इस दौरान जोरो काफी गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है। अब हमारे साथियों को ये तो पता चल जाता है इसमें कि इन दोनों से फाइट करने के लिए इनको भाई अलग अलग करना पड़ेगा, जिसके बाद लूफी यहाँ पे काइडो से फाइट करने के लिए किनारे निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ किड अपनी पावर से एक कंटेनर क्रिएट करता है जिसपे लॉ ज़्यूस को टेलीपोर्ट करके अंदर कैद कर देता है, जिसके बाद जोरो और किलर मिलके प्रोमीथियस और नेपोलियन को बिजी रखते हैं, जिसका फायदा उठा के बिग मॉम को ओनिगाशिमा के नीचे फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ काइडो लूफी को फिर से हरा देता है और जब वो उसको मारने वाला रहता है तो जोरो वहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन करने निकल जाता है, जिसका फायदा उठा के प्रोमीथियस बिग मॉम को जाके रेस्क्यू कर लेता है। प्रोमीथियस से खुश होकर बिग मॉम अपनी सोल से उसके लिए एक न्यू गर्लफ्रेंड हेरा को क्रिएट करती है जो असल में ज़्यूस का एक रिप्लेसमेंट होती है। दोस्तों किड और किलर मिलके अब भाई बिग मॉम को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनको यहाँ पे हॉकिंस मिल जाता है तो किलर यहाँ पे हॉकिंस से फाइट करने के लिए रुक जाता है। वहीं छत पे भाई अभी भी जोरो और लॉ काइडो से मुकाबला कर रहे थे, जहाँ पे जोरो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से काइडो पे हमला करता है, बट भाई काइडो बड़ी ही आसानी से यहाँ पे लॉ और जोरो दोनों को ही हरा देता है। जिसके बाद दोस्तों लूफी वापस से खड़ा होता है और उनसे बोलता है कि मैं यहाँ पे अकेला काइडो को संभाल लूंगा। जिसके बाद लॉ जोरो और ज़्यूस को लेके स्कल डोम के नीचे पहुंच जाता है और जोरो को सांजी के हाथों में सौंप के खुद बिग मॉम के पीछे निकल जाता है। भाई सांजी यहाँ पे जोरो की मरहम पट्टी करके उसको चॉपर के पास लेके जाने के लिए निकल जाता है। वहीं स्कल डोम के ऊपर लूफी और काइडो के बीच फिर से घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है और इस टाइम ये दोनों यहाँ पे अपनी अपनी एडवांस कॉन्करर हाकी का यूज करते हैं और ये मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होता है जिसको काइडो भी एंजॉय कर रहा था। लेकिन भाई काइडो फिर से लूफी को यहाँ पे हरा देता है और इस बार तो उसको स्कल डोम के नीचे ही समुद्र में फेंक देता है। वहीं भाई कैसल के अंदर पेज वन नामी और ऊसोप के पीछे पड़ा हुआ था कि तभी वहाँ पे बिग मॉम आ जाती है। अब बिग मॉम की मेमोरी भले ही वापस आ गई हो, बट उसको ये याद था कि तामा ने यहाँ पे ओकेबूरे टाउन में उसकी हेल्प करके उसको खाना दिया था। तो भाई तामा यहाँ बिग मॉम से बता देती है कि 20 पायरेट्स ने यहाँ पे पूरे के पूरे ओकेबूरे टाउन पे आग लगा दी है। जिसके बाद बिग मॉम यहाँ काफी गुस्से में आ जाती है और पेज वन को वहीं पे मार देती है। दोस्तों बिग मॉम को ढूंढते हुए ज़्यूस उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन बिग मॉम ज़्यूस को बोलती है कि अब मेरे को तेरी और जरूरत नहीं है और वो हेरा को ज़्यूस को वहीं पे खाने के लिए बोलती है। जिसके बाद बिग मॉम ऊसोप और नामी पे अटैक करने के लिए निकल जाती है, लेकिन ज़्यूस यहाँ पे अपने आखिरी मोमेंट में बिग मॉम के ऊपर अपनी पूरी पावर से अटैक करने की कोशिश करता है, बट उसका कुछ भी फायदा नहीं होता क्योंकि बिग मॉम उसको वहीं पे हरा देती है। कुछ देर बाद वहाँ पे किड और लॉ दोनों ही यहाँ पे बिग मॉम का सामना करने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई हार्ड पायरेट्स ने यहाँ पे लूफी को समुद्र के नीचे से रेस्क्यू कर लिया है। कैसल के अंदर दोस्तों कांजीरो यहाँ पे फाइनली मोमोनोसुके को ढूंढ लेता है, लेकिन यहाँ पे वो अपने साथ ओडिन की पेंटिंग भी लेके आया था जिससे फाइट करते हुए कीकू वहाँ पे हार जाती है, बट किनेमोन यहाँ पे कांजीरो को मारने में सक्सेसफुल होता है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पे काइडो पहुंच जाता है जो कि अपने एक ही अटैक से किनेमोन को वहाँ पे मार देता है। जिसके बाद शिनोबू मोमोनोसुके को काइडो से दूर करने की कोशिश करती है, बट काइडो उनका पीछा करते ही रहता है। जिसके बाद शिनोबू अपने डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करके ओनिगाशिमा के बाहर मोमोनोसुके को लेकर निकल जाती है। जिसके बाद यामातो काइडो को फाइट के लिए चैलेंज करती है। भाई ऊसोप और नामी के पीछे अभी भी तोबिरोपो की उल्टी पीछे पड़ी हुई थी। तभी उसी वक्त नामी रियलाइज करती है कि उसका क्लाइम अटैक अचानक से बात करने लगा है और हमको पता चलता है कि भाई उसके क्लाइम अटैक के अंदर ज़्यूस की सोल ट्रांसफर हो चुकी है। जिसके बाद नामी यहाँ पे ज़्यूस का इस्तेमाल करके उल्टी को वहीं पे हरा देती है। रॉबिन भी अपने D1 फॉर्म को यूज करके ब्लैक मारिया को वहाँ पे हरा देती है और ब्रूक उसके बाकी के साथियों को, वहीं फ्रैंकी जनरल फ्रैंकी का यूज करके ससाकी को वहाँ पे हरा देता है। और फाइनली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और आखिरी बचे तोबिरोपो मेंबर हुसू से हमारा न्यू ट्रॉहेड मेंबर जिनवे फाइट करता है, जिसमें हुसू अपने जोन टाइप डेविल फ्रूट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जिनवे को बताता है कि पहले वो CP9 का एजेंट हुआ करता था। साथ ही साथ वो सारे एजेंट्स में रॉब लूची जितना ही लॉयल और स्ट्रॉन्ग भी था, बट आज से 13 साल पहले उसने कुछ कांड किया था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड कर दिया। 13 साल पहले वो एक डेविल फ्रूट को लेके गवर्नमेंट को सौंपने के लिए जा रहा था, बट रास्ते में रेड हेयर सेंक्स ने आके उससे वो डेविल फ्रूट चुरा लिया, जिसको आगे चल के लूफी खा लेता है। हुसू की पंचायत सुनने के बाद बड़ी ही आसानी से जिनबे उसको वहाँ पे हरा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किनेमोन का जो भाई लोअर पोर्शन है उसका टॉर्सो वो अभी भी भाई वर्किंग कंडीशन में है और वो ऊसोप के पास जाके बताता है कि कीकू और उसकी अपर बॉडी को जाके
बचाओ। जिसके बाद ऊसॉप वहाँ पे जाता है, लेकिन उसके सामने वहाँ काफी सारे बीस्ट पायरेट्स के लोग आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ऊसॉप की मदद करने के लिए इजू आ जाता है, जो कि वहाँ पे बीस्ट पायरेट से लड़ाई करता है और ऊसॉप को कीकू और किनेमोन को वहाँ से सेफ जगह ले जाने के लिए बोलता है। भाई किलर जो कि हॉकिंस से फाइट कर रहा था, भाई इस फाइट में हॉकिंस अपने डेविल फ्रूट के जादू टोना से जो भी अटैक किलर उस पे कर रहा था वो सारे अटैक का डैमेज वो किड पे ट्रांसफर कर दे रहा था। तो फिर दिमाग लगा के किलर यहाँ पे हॉकिंस के लेफ्ट हैंड पे अटैक करता है, और क्योंकि किड का लेफ्ट हैंड तो भाई था ही नहीं, तो ये पूरा डैमेज हॉकिंस को ही सहना पड़ता है। जिसके बाद वो हॉकिंस के बॉडी से किड की वूडू डॉल निकाल लेता है और हॉकिंस को वहीं पे हरा देता है। बात करें हमारे लूफी भाई साहब की, जो कि यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि भाई हमको भूख लगी है, मुझे आगे की फाइट करने के लिए तुरंत खाना दो। तो भाई हार्ड पायरेट्स के सभी लोग वहाँ पे जंगल में ही खाना ढूंढने लगते हैं कि तभी वहाँ पे कैरेबू आता है और अपने साथ काफी सारा खाना अपने डेविल फ्रूट की पावर की मदद से अपनी बॉडी में छुपा के वहाँ पे आ जाता है। जिसके बाद लूफी मोमोनोसुके से बोलता है कि मोमोनोसुके ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होके मुझे वापस से ओनिगाशिमा में उड़ के लेके चलो और इस बार मैं काइडो को पक्का हरा दूंगा। जिसके बाद लूफी वहाँ पे सारा खाना खा के उसको तुरंत चुटकियों में पचा लेता है और काइडो से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। मोमोनोसुके भी यहाँ पे शिनोबू से रिक्वेस्ट करके अपने आप को उम्र में बड़ा बना लेता है, जिससे वो काइडो के ही जितना बड़ा विशाल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो लूफी को लेके वापस से ओनिगाशिमा की ओर निकल जाता है। और ओनिगाशिमा में हम देखते हैं कि यहाँ पे काइडो और यामाटो की बाप बेटी की लड़ाई चल रही है, जो कि काफी एपिक फाइट होती है और इसमें यामाटो अपना 100% देती है। लेकिन इस फाइट के बीच में ही लूफी यहाँ पे मोमोनोसुके के ऊपर सवार होके आ जाता है और अपने स्नेक मैन फॉर्म में काइडो के ऊपर एक जोरदार हमला करता है। जिसके बाद वो मोमोनोसुके और यामाटो को ओनिगाशिमा को फ्लावर कैपिटल के ऊपर गिरने से रोकने के लिए बोलता है और खुद काइडो का सामना करने लगता है। और अब लूफी और काइडो की फाइट फिर से एक बार और स्टार्ट होती है और इस फाइट में इन दोनों की फाइट के इंपैक्ट से पूरा आसमान साफ हो जाता है, जिससे मून वापस से विजिबल हो जाता है और अपने सूलोंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके डॉगस्टाउन वहां पे जैक को हरा देते हैं और कैट वाइपर पेरेस्पेरो को हरा के पेड्रो का बदला ले लेता है। दोस्तों इस फाइट में जोरो की कमी साफ नजर आ रही थी, तो भाई चॉपर यहाँ पे मिंग्स टाइप का एक सीक्रेट इंजेक्शन जोरो की बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिसके असर से जोरो टेम्परेरी वापस से वॉर में लड़ने लायक हो जाएगा। लेकिन इसके असर के बाद उसको 10 गुना ज्यादा पेन महसूस होगा, लेकिन इंजेक्शन का असर जोरो की बॉडी में नहीं होता। जिसके बाद सांजी चॉपर को जोरो को वहां से दूर ले जाने के लिए बोलता है और खुद क्वीन से फाइट करने लगता है। इसी बीच सांजी की बॉडी में एक अजीब सा रिएक्शन होता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी भी अब उसके भाई बहनों की तरह ही जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुकी है और ये सब कुछ उसके रेड सूट का यूज करने की वजह से हो रहा था। जिसके बाद सांजी अपने रेड सूट को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों हम देखते हैं कि भाई मार्को ने यहाँ पे किंग और क्वीन से अचानक से फाइट करना बंद कर दिया है। जिसके बाद किंग और क्वीन वहाँ पे शॉक में आ जाते हैं, लेकिन मार्को उनको बताता है कि मैं अब तुम लोगों से फाइट करके संतुष्ट हो चुका हूँ और अब तुम लोग मुझसे भी बड़ी प्रॉब्लम के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि पीछे से भाई फिर आ जाता है यहाँ पे जोरो और भी ज्यादा ताकतवर होके। जिसके बाद जोरो और सांजी मिलके अपना एक कंबाइन अटैक किंग और क्वीन के ऊपर करते हैं, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा डैमेज्ड हो जाते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि ओरोची अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसका एक सर अभी भी बचा है। तो वो भाई यहाँ पे मरते हुए कांजीरो को ऑर्डर देता है एक काजिन वो क्रिएट करने के लिए, जो कि एक जिंदा आग का गोला होता है और उसका मिशन है ओनिगाशिमा के बेसमेंट में जाके सारे एक्सप्लोसिव में आग लगाने का, जिससे पूरा का पूरा ओनिगाशिमा तबाह हो जाए। और उससे बचने के लिए वो खुद एक स्टोरेज रूम में जाके छिप जाता है, जहाँ पे उसको कोमुरासाकी यानी कि हियोरी की सितार बजाने की आवाज आती है, जिसको सुन के वो उसके पास चला जाता है। बात करें दोस्तों यहाँ पे सांजी और क्वीन की फाइट की, जो कि हमारी इस वीडियो की सबसे बेस्ट फाइट में से एक है। और इस फाइट में तो सांजी क्वीन पे काफी ज्यादा हावी पड़ता है और उसको अपने न्यू अटैक इफ्रित जैम्बे से अटैक करके वहीं पे उसको हरा देता है। जिसके बाद क्वीन ओनिगाशिमा के नीचे जाके गिर जाता है और यहाँ पे सांजी की विक्ट्री हो जाती है। वहीं पे दोस्तों जोरो जो कि किंग से फाइट कर रहा था, वो किंग को दोस्तों बराबरी की टक्कर दे रहा था, जिससे उसने किंग की रियल आइडेंटिटी जो कि लुनारियन था वो भी रिवील कर दी थी। और इस फाइट के दौरान जोरो अपनी कॉन्करर्स हाकी को भी अनलॉक कर लेता है, जिसकी मदद से वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक किंग पे करता है और किंग को वहां पे हरा देता है और खुद किंग ऑफ हेल बन जाता है। दोस्तों किंग के हारने के बाद हमको
किंग की बैक स्टोरी पता चलती है तो दोस्तों आज से काफी साल पहले पंक हैजार्ड में एक बच्चे के ऊपर वर्ल्ड गवर्नमेंट काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ये बच्चा लुनारियन रेस का आखिरी मेंबर था जो कि एक ऐसी प्रजाति है जो कि अब इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं है। दोस्तों काइडो उस बच्चे पे हो रहे अत्याचारों को देख के उसको वहां पे फ्री कर देता है और उससे नाम पूछता है तो वो अपना नाम एल्बर बताता है, जिसके बाद काइडो उसको उसका नया नाम किंग देता है और उसको उस दिन से अपना राइट हैंड मैन बना लेता है। दोस्तों मेडिसिन के असर खत्म होने के बाद जोरो की बॉडी कंप्लीटली टूट जाती है और उसको काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है। दोस्तों जोरो के किंग को हराने की खबर जल्द ही CP0 के एजेंट्स को पता चल जाती है और ये बात देख के वो काफी शौक में आ जाते हैं क्योंकि अब इस वॉर में सिर्फ काइडो और बिग मॉम ही बचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जोरो अपने आप को एक दूसरी ही दुनिया में पाता है और वो अपने सामने एक ग्रिम रीपर को देखता है जो कि जोरो पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जोरो की बॉडी अचानक से फ्रीज हो जाती है। वो अपने आप को डिफेंड नहीं करता और ये फालतू की नौटंकी क्यों दिखाई गई थी ये तो मुझे अभी भी नहीं पता। वहीं CP0 के एजेंट्स को रॉबिन को किडनैप करके वानो से निकलने का ऑर्डर मिलता है। वहीं मैरी जो में 5 एल्डर्स एक सीक्रेट डेविल फ्रूट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे जिसकी अवेकनिंग से वर्ल्ड गवर्नमेंट की मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों हम देखते हैं कि जुनीसिया यहाँ वानो की तरफ आगे बढ़ रहा है और रास्ते में मौजूद सभी नेवी की शिप्स को वहीं पे तबाह कर देता है। साथ ही साथ दोस्तों काजिनबो भी अब बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा है और वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को आग लगाते जा रहा है। दोस्तों यामाटो यहाँ पे काजिनबो को देख लेती है जिसके बाद वो काजिनबो के बेसमेंट में पहुंचने से पहले ही यामाटो वहां पहुंच जाती है और वहां पे मौजूद सभी एक्सप्लोसिव को अपने डेविल फ्रूट की पावर से फ्रीज कर देती है और काजिनबो के वहां पहुंचने पे वो वहां पे उससे फाइट करना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ राइजो जो कि फुकुरो कोजो से फाइट कर रहा था तो एक काफी इंटेंस फाइट में राइजो यहाँ पे फुकुरो कोजो को हरा देता है। अब हमारी मेन 2 फाइट्स में लूफी अकेला काइडो से फाइट करता है और लॉ और किड मिलके बिग मॉम का सामना करते हैं। इसी बीच लॉ और किड दोनों के डेविल फ्रूट्स अवेक हो जाते हैं। अगर किड की बात करें तो भाई ये अपने अवेकन डेविल फ्रूट के यूज से किसी भी ऑब्जेक्ट या इंसान को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी असाइन कर सकता है और लॉ की बात करें तो ये अपने अवेकन डेविल फ्रूट का इस्तेमाल से काफी सारे न्यू स्पेशल रूम्स और अटैक्स का इस्तेमाल कर सकता है। बट दोस्तों अपनी अवेकन पावर्स का यूज करके लॉ के स्टेमिना पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो फिर यहाँ पे लॉ अपने न्यू अटैक के रूम एनेस्थीसिया से बिग मॉम पे अटैक करता है जिससे बिग मॉम की बॉडी वहीं पे पैरालाइज हो जाती है और वो अपनी तलवार को बिग मॉम के अंदर घुसेड़ के उसको इतना बड़ा कर देता है कि वो तलवार ओनिगाशिमा से होते हुए सीधा वानो के अंदर भी एक बड़ा सा होल कर देती है। जिसके बाद किड अपने न्यू अटैक से बिग मॉम के ऊपर हमला करता है जिससे बिग मॉम उस होल के अंदर गिरती हुई सीधा बेसमेंट में आके पहुंचती है जहां वो एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है और उसके एक्सप्लोजन से सीधा नीचे लावा में जाके गिर जाती है। अब उस बॉम्ब के एक्सप्लोजन में काजिम्बो भी आ जाता है जिसके बाद वो वहां से सीधा ओरोची समा चिल्लाते हुए ओरोची के पास पहुंच जाता है और जाके उसको वहां पे आग लगा देता है। फिर वहां पे डेंजिरो आता है और यहाँ पे वो ओरोची का आखिरी सिर काट के उसको वहां पे मार देता है। दूसरी तरफ CP0 के एजेंट गोर्निका और महा यहाँ पे ड्रेक और अपू से फाइट कर रहे थे जिसमें वो दोनों को बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं। फिर वहां पे ईजो आ जाता है और वो यहाँ पे एक काफी इंटेंस बैटल में CP0 के महा को मार के खुद भी मर जाता है। जिसके बाद गोरिनका को वर्ल्ड गवर्नमेंट से लूफी को तुरंत यहाँ पे असैसिनेट करने का मिशन मिलता है। दोस्तों वहीं पे लूफी और काइडो के बीच घमासान युद्ध अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच रहा था और इस फाइट में दोनों ही अपना 100% दे रहे थे। बट दोस्तों इसी बीच लूफी का गियर 4 अपनी लिमिट को रीच करने वाला था तो लूफी यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो एक आखिरी बार अपने फाइनल अटैक से काइडो को यहाँ पे हरा देगा। जिसके बाद काइडो और लूफी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक एक दूसरे पे करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इसी बीच यहाँ पे गोर्निका आके लूफी का हाथ पकड़ लेता है और लूफी काइडो पे अटैक नहीं कर पाता, लेकिन काइडो का अटैक लूफी पे पूरी तरीके से हो जाता है जिससे लूफी वहीं पे हार जाता है। लेकिन दोस्तों लूफी के हारने के बाद भी काइडो यहाँ पे काफी उदास था क्योंकि भाई वो इस फाइट को एंजॉय कर रहा था। हम देखते हैं कि लूफी की हार्ट बीट यहाँ पे रुक चुकी है। जिसके बाद काइडो यहाँ पे गुस्से में गोर्निका का वहीं पे दी एंड कर देता है और अपने ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके
कैसल के अंदर जाता है और सभी को बताता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी मर चुका है। अपने नेता मोमोनोसुके को सामने बुलाओ और उसको बोलो कि यहाँ आके सरेंडर करे। दोस्तों लूफी की मौत की खबर सुन के वहाँ सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूफी की बॉडी अचानक से हिलने लगी है और उसकी हार्ट बीट फिर से चालू होने लगी है, जिसको सुन के जुनिशिया यहाँ पे काफी एक्साइटेड हो जाता है और जुनिशिया मोमोनोसुके से बोलता है कि काफी समय बाद वो फाइनली ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाज सुन सकता है, जो कि उसने 800 सालों में पहली बार सुनी है। वो आ गया है, द जॉय बॉय हैज फाइनली रिटर्न। दोस्तों हम चलते हैं मैरीजॉ में, जहाँ पे 5 एल्डर्स यहाँ पे लूफी के गोमू गोमू नो मी डेविल फ्रूट की बात कर रहे हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने हर एरा में उस फ्रूट को एक्वायर करने की कोशिश करी, बट इन 800 सालों में वो कभी भी उनके हाथ में नहीं आ सका। और इस फ्रूट का नाम गोमू गोमू नो मी उन्होंने सिर्फ उसकी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए ही रखा था, क्योंकि लूफी के गोमू गोमू नो मी का असली नाम दरअसल हीतो नो मी मॉडल नीका है, जो कि एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है, जिसकी मदद से लूफी सन गॉड नीका में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो भाई लूफी यहाँ पे अपने गियर 5 सन गॉड नीका फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो काइडो को पकड़ के उसकी धुलाई करना स्टार्ट करता है। दोस्तों अपने गियर 5 फॉर्म में लूफी की अवेकन पावर उसकी इमेजिनेशन तक सीमित रहती हैं, जिससे वो अपनी रबर प्रॉपर्टीज को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी ट्रांसफर कर सकता है। ओवरऑल गियर 5 लूफी और काइडो की फाइट एक सीरियस फाइट से ज्यादा एक फनी फाइट में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं बात करें भाई हमारे कैसल के अंदर की, जहाँ पे आग लगी हुई थी, तो भाई राइजो यहाँ पे जो का सारा पानी एक स्क्रोल के अंदर होल्ड करके रखा था, जिसके बाद वो सारे स्टोर किए पानी को वहाँ बाहर निकालता है और जिनबे की मदद से पूरी ओनिगाशिमा की आग को बुझा देता है। और फिर दोस्तों यहाँ पे लूफी मोमोनोसुके को जल्दी से ओनिगाशिमा को साइड में करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो एक काफी विशाल जाइंट पंच से काइडो को वहीं पे मारने वाला था। लेकिन काइडो भी यहाँ पे लूफी से फाइट करने के लिए अपने न्यू फॉर्म फ्लेम ड्रैगन टॉर्च में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोस्तों लूफी के अटैक करने से पहले मोमोनोसुके फाइनली ओनिगाशिमा को दूर करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके बाद लूफी यहाँ पे काइडो पे अपने सबसे पावरफुल अटैक बजरंग गन से उस पे हमला करता है, जिसके बाद काइडो सीधा लावा में जाके गिर जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कि ओडेन खौलते तेल में जाके मरा था। और अब चलते हैं हम आज से 46 साल पहले वोडका किंगडम में, जो कि काफी गरीब देश था और वहां के लोगों को सर्वाइवल के लिए सिर्फ चोरी चकारी और हर फाइट में जीतना ही पड़ता था। लेकिन फिर दोस्तों एक दिन वहां पे वर्ल्ड गवर्नमेंट आती है और उस किंगडम को एक ऑफर देती है कि अगर वो लोग अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन काइडो को उनको सौंप देंगे तो वो लोग इस आइलैंड को वर्ल्ड गवर्नमेंट का पार्ट बना लेंगे। जिसके बाद नेवी वहां पे काइडो को नेवी ऑफिसर बनाने के लिए अरेस्ट कर लेती है। लेकिन काइडो जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से काफी ज्यादा नफरत करता था, वो उनसे भाग के निकल जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद बहुत बार नेवी ने काइडो को फिर से कैप्चर करने की कोशिश की, बट हर बार वो उनसे बच के निकल जाता था। मात्र 15 साल की उम्र में काइडो के ऊपर एक काफी बड़ी बाउंटी आ चुकी थी, जिसके बाद रॉक्स डी ज़ेबेक के कहने पे व्हाइट बियर्ड उसको रॉक्स पायरेट में शामिल कर लेता है। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम बाद रॉक्स को यहाँ पे नेवी के हीरो गार्प ने हरा दिया, जिसके बाद बिग मॉम, व्हाइट बियर्ड और काइडो अपने अपने रास्ते में निकल गए। और ये जो सामने तुम्हारी सुंदर महिला दिख रही है, ये है बिग मॉम, जो कि एक टाइम पे बिग मॉमी हुआ करती थी। काइडो और ओरोची के हारने के बाद वानो अब पहले की तरह फ्री हो चुका है, जिसके बाद यहाँ पे मोमोनोसुके सभी के सामने आता है और आकाज़ाय 9 के साथ खुद को वानो का न्यू शोगन डिक्लेयर करता है। दोस्तों फाइनल वॉर को 1 हफ्ता हो चुका है और जिसके बाद इस वॉर में शहीद हुए आसुरा डोजी और कीकू के नाम पे टेम्पल बनाए जाते हैं और इस वॉर में जीत का जश्न मनाने के लिए हमारे सभी साथी पार्टी करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी पार्टी में भंग डालने के लिए यहाँ पे नेवी एडमिरल रियुक्यूगू को भेजा जाता है, जो कि यहाँ पे लूफी को पकड़ने के लिए आया था। लेकिन दोस्तों उससे लड़ने के लिए यहाँ पे मोमोनोसुके, यामातो और आकाज़ाय 9 के मेंबर जाते हैं। लेकिन भाई वो पहले से ही घायल थे, तो रियुक्यूगू उन पे काफी ज्यादा हावी पड़ता है। लेकिन इस फाइट के दौरान मोमोनोसुके काइडो की तरह ही ड्रैगन ब्रेथ अटैक सीख जाता है, जिससे वो रियुक्यूगू को वहीं पे जला देता है। लेकिन रियुक्यूगू को उससे कुछ भी असर नहीं होता, जिसके बाद वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में वापस से आके उन पे अटैक करने की तैयारी करता है। लेकिन फिर वहां मीलों दूर से एक काफी पावरफुल हाकी की रेस आती है, जो कि उसको वहां पे रोक लेती है। और ये स्ट्रॉन्ग हाकी है हमारे रेड हेयर सेंग्स की, जो कि वहीं वानो से निकल रहा था। और रियुक्यूगू की भाई सेंग से फाइट करने की दम तो है नहीं, तो वो यहाँ से चुपचाप निकलने का फैसला करता
करता है। सैंक्स की प्रेजेंस को लूफी सेंस कर लेता है और वो स्माइल करता है। वहीं डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर वानो में ही रुक के उसकी रक्षा करने का फैसला करते हैं और कैरेट को मिंग्स का नया लीडर बना देते हैं। इसी बीच हमको पता चलता है कि तेंगुयामा हितेशु दरअसल ओडिन के फादर सुकियाकी हैं, जो कि ओरोची की कैद से काफी सालों पहले भाग के इतने सालों से छुप के रह रहे थे। फिर वो लॉ और रॉबिन को रेड पोनीग्लिफ के पास लेके जाते हैं। साथ ही साथ उनको ये भी बताते हैं कि एंशिएंट वेपन प्लूटोन यहीं पे वानो के नीचे मौजूद है, जिसको हासिल करने के लिए वानो की बॉर्डर्स को ओपन करना पड़ेगा। और दोस्तों इसी एंशिएंट वेपन प्लूटोन को क्रोकोडाइल एराबास्टा आर्क में ढूंढ रहा था। साथ ही साथ इसी के ब्लूप्रिंट को एनिस लॉबी में फ्रैंकी ने फाड़ के फेंक दिया था। दोस्तों पूरी दुनिया में काइडो और बिग मॉम की हार की न्यूज फैल जाती है, जिसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट यहाँ पे लूफी, केड और लॉ तीनों पे ही 3-3 बिलियन बेरीज की बाउंटी रख देती है। लेकिन दोस्तों न्यूज़पेपर में कुछ और भी खबर थी, जिसको देख के केड काफी गुस्से में आ जाता है और वो सीधा लूफी के पास जाता है और उसको भी न्यूज़पेपर दिखाता है, क्योंकि अब बिग मॉम और काइडो की हार के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे न्यू 4 एम्प्रेस बनाए हैं, जो कि है लूफी, बगी, सैंक्स और ब्लैक बियर्ड। और सबसे शॉकिंग की बात यहाँ पे बगी की थी कि वो एम्पर बना कैसे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों वानो से ही निकल रहे यहाँ पे सैंक्स के क्रू यहाँ पे लूफी से मिलने की जिद करता है, लेकिन सैंक्स लूफी से मिलने का मना कर देता है। और हमको पता चलता है कि भाई सैंक्स की सारी टेरिटरी में बार्थोलोम्यू में जा जाके उसका फ्लैग निकाल के लूफी का फ्लैग लगा रहा है। साथ ही साथ सैंक्स यहाँ पे अपने क्रू में डैन बैकमैन को बोलता है कि अब टाइम आ गया है वन पीस को क्लेम करने का। अब जब तक हम लोग यहाँ पे वानो पे फोकस कर रहे थे, सेम टाइम पे दुनिया में बाकी चीजें भी हो रही थी, जैसे कि भाई रेवोल्यूशनरी आर्मी ने यहाँ पे कुमा को मैरिजुआ से फ्री कर लिया है। साथ ही साथ साबो पे किंग कोबरा को मारने का इल्जाम लगा दिया गया है और प्रिंसेस बीबी उसी टाइम से मिसिंग है। साथ ही साथ बगी ने यहाँ पे मी हॉक और क्रोकोडाइल के साथ मिलके क्रॉस गिल्ड नाम का एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जो कि मरीन्स के ऊपर बाउंटी लगा रहे हैं। जिसके बाद लूफी, लॉ और केड अपने अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला करते हैं और वन पीस की रेस में बने रहने के लिए उनको अब उस इंसान को ढूंढना है जिसकी बॉडी पे जले हुए स्कार का मार्क है। जिसके बाद लॉ वहाँ पे अपना अलायंस ओवर करके लूफी को ये बोल के जाता है कि अब दोबारा जब वो लोग मिलेंगे तो वो लोग एक दूसरे के दुश्मन होंगे। मोमोनोस के यहाँ पे किनेमोन और यामातो के साथ पहुंचता है और वहाँ पे रोने लगता है और लूफी को वानो छोड़ के ना जाने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि वो पंक हैजार्ड के बाद से ही उन सभी के साथ उनके एडवेंचर्स में शामिल था, जिससे वो उन सभी से काफी ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है। लेकिन लूफी यहाँ पे उसोप से अपना एक काफी विशाल फ्लैग बनवाता है, जिसको वो मोमोनोस्के को देता है और उनको बोलता है कि वानो अब से उनकी टेरिटरी है और अगर किसी ने भी उन पे हमला किया तो वो लोग उनको बुला सकते हैं। साथ ही साथ वो किसी भी टाइम पे उनका क्रू ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यामाटो वानो में ही रुक के उसकी रक्षा करने का फैसला करती है, जिसके बाद हमारे सभी साथी अपने अपने नए एडवेंचर्स के लिए निकल जाते हैं और यहीं पे हमारा लैंड ऑफ वानो आर्क समाप्त होता है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तुम लोगों का इस वीडियो से फेवरेट पार्ट कौन सा था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और तुम लोग भाई वीडियो तो देख लेते हो बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। और दोस्तों बात करें हमारे नेक्स्ट आर्क की, जो कि एग हेड आर्क होने वाला है, तो भाई वो आर्क की वीडियो मैं तभी लाऊंगा जब तुम लोग मेरे 5000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।